नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं भारत के उस शानदार इतिहास का सफर जिसने यहाँ की कला, संस्कृति और समाज को वो रूप दिया है जो आज हम देखते हैं। ये उन सबके लिए भी बहुत जरूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन है? 20 लाख साल का इतिहास और वो भी कुछ ही मिनटों में? सुनने में तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन चलिए कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हजारों साल के इस लंबे सफर में हमारी सभ्यता की नींव कैसे रखी गई। तो देखिए, हमारा सफर बिल्कुल शुरुआत से शुरू होगा। हम पाषाण युग से चलेंगे, फिर महान साम्राज्यों को देखेंगे और उन बड़े सांस्कृतिक बदलावों को समझेंगे जिन्होंने भारत को आज का भारत बनाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पाषाण युग से। ये वो जमाना था जब इस उपमहाद्वीप में इंसान ने पहली बार अपने इतिहास की नींव रखी थी। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब धरती का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। ये वही हिमयुग था जिसे हम प्लाइस्टोसीन काल भी कहते हैं। और इसी दौर में भारत में पुरा पाषाण काल, यानी हमारे इतिहास का सबसे पहला चैप्टर शुरू हुआ। और फिर इतिहास ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। हम आ पहुंचे सिंधु घाटी सभ्यता में। मतलब ये दुनिया की पहली महान शहरी संस्कृतियों में से एक थी। उस जमाने में सिस्टमैटिक शहर, पक्की सड़कें और इनकी असली ताकत थी इनका व्यापार, इनका ट्रेड। हाँ, एक और बात, ये एक कांस्य युगीन मतलब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। इन्हें लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शहर तो बस गए, लेकिन अब बारी थी विचारों की। तो चलिए अब उस दौर में चलते हैं जहां नए ग्रंथ लिखे जा रहे थे, समाज का ढांचा बदल रहा था और नए नए दार्शनिक विचार लोगों की सोच को एक नई दिशा दे रहे थे। वैदिक काल ने वो नींव रखी जिस पर आज भी हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा खड़ा है। उस वक्त दूध और उससे बनी चीजें खाने का मुख्य हिस्सा थीं। और जानते हैं उन्होंने सबसे पहली धातु कौन सी इस्तेमाल की? तांबा। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, जो वर्ण व्यवस्था थी ना, वो शुरुआत में जन्म पर नहीं बल्कि काम पर, मतलब प्रोफेशन पर आधारित थी। और हाँ, हमारा मशहूर गायत्री मंत्र वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। और हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद की देन है। अच्छा, इसी दौर में दो बड़े धार्मिक आंदोलन भी हुए जिन्होंने सोच की एक नई लहर पैदा की। एक तरफ था बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक थे शाक्य वंश के गौतम बुद्ध, और दूसरी तरफ था जैन धर्म, जहां ऋषभदेव पहले और महावीर 24वें तीर्थंकर हुए। इन दोनों ने लोगों को जीवन का एक नया मतलब समझाया। तो अब जब सोच की जमीन तैयार हो चुकी थी, तब वक्त आया एक बड़े राजनीतिक बदलाव का। और ये बदलाव लेकर आया मौर्य राजवंश, जिसने पहली बार भारत को एक मजबूत राजनीतिक धागे में पिरो दिया। मौर्य साम्राज्य का उदय कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये एक पूरी कहानी है। सबसे पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। फिर चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, जो आज भी राजनीति और शासन का एक बेहतरीन ग्रंथ माना जाता है। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार आए और फिर आए महान अशोक, जिन्होंने इस साम्राज्य को इसकी बुलंदी पर पहुंचाया। अशोक ने साम्राज्य को तो बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य का रास्ता ही बदल दिया। ये कहानी है जीत से विवेक की तरफ जाने की। ये सब हुआ कलिंग युद्ध के बाद। उस युद्ध में हुए खून खराबे ने अशोक को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और फिर उन्होंने शुरू की धम्म की नीति। अभी कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक कोड था, एक जीने का तरीका था जिसमें अहिंसा, बड़ों का सम्मान और सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की बात थी। देखिए, इतिहास का नियम है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो एक केंद्रीय शक्ति थी वो बिखर गई और उसकी जगह छोटे छोटे राजवंशों ने ले ली, जैसे शुंग राजवंश और आगे चलकर कुषाण राजवंश। मौर्यों के बाद के बिखराव के बाद भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर आया जिसे हम आज भी स्वर्ण युग या गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। ये था गुप्त काल। एक ऐसा समय जब कला, विज्ञान, साहित्य, हर चीज अपने शिखर पर थी। इस दौर की कुछ झलकियां देखिए। एक तरफ थे समुद्रगुप्त, जिन्हें उनकी जीतों की वजह से भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, जिनके दरबार में नवरत्न थे। इनमें से एक थे महाकवि कालिदास। और सिर्फ साहित्य ही नहीं, विज्ञान में भी हम कमाल कर रहे थे। वराह मिहिर जैसे खगोल शास्त्री थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत दिल्ली का वो लौह स्तंभ, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। सोचिए कैसी टेक्नोलॉजी रही होगी। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत का राजनीतिक नजारा फिर से बदला।
अब एक बड़ी केंद्रीय शक्ति की जगह देश के अलग अलग कोनों में ताकतवर क्षेत्रीय साम्राज्यों का दौर शुरू हुआ। तो आइए एक नजर डालते हैं मध्यकाल की कुछ बड़े खिलाड़ियों पर। दक्षिण में थे चोल, जिनकी नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। दक्कन में राष्ट्रकूटों ने एलोरा का अद्भुत कैलाश मंदिर बनवाया। वहीं चालुक्यों के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने तो हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। और मध्य भारत में चंदेलों ने खजुराहों के शानदार मंदिर बनवाए। तो ये थी हमारी हजारों सालों की एक बहुत ही तेज यात्रा। अब एक सवाल उठता है, हमारे अतीत की इन तमाम चीजों में से वो शहर बनाने की कला हो, वो गहरे दार्शनिक विचार हों या वो वैज्ञानिक खोजें, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसका असर आज भी हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा है? इस पर सोचिएगा जरूर।